तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत ही रोमांटिक कार्यक्रम के साथ में होती है, जहां पर हम एक कपल को बीच पर मस्ती करते हुए देखते हैं। दरअसल वो सीन एक पिक्चर हॉल का होता है, जहां पर सब लोग गंदी पिक्चर देख रहे होते हैं और अपने तन मन को संतुष्ट कर रहे होते हैं। वहां पर हम एक ठरकी बुड्ढे को देखते हैं। वो इधर उधर देखता है तो उसे चारों तरफ बंदूक चलाते हुए लोग ही दिखाई दे रहे थे। फिर क्या था, वो भी अपनी बंदूक को पकड़ता है और दे दनादन गोलियां चलानी शुरू कर देता है। वो गोलियां चलाते हुए जोर जोर से हिलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम उस ठरकी बुड्ढे के बेटे अनिल को उसकी पत्नी पुष्पा के साथ रोमांस करते हुए देखते हैं। पुष्पा बोलती है, सुनो जी, आजकल बाबूजी सत्संग में कुछ ज्यादा ही समय नहीं लगा रहे क्या? अनिल बोलता है, तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है अचानक से? पुष्पा बोलती है, होगी क्यों नहीं, क्योंकि उनके जाने के बाद तुम्हारा बाबू जो उठ जाता है और फिर सुलाना तो हमें ही पड़ता है ना। अनिल बोलता है, माँ के चले जाने के बाद एक सत्संगी तो है ना जो बाबूजी को संभालता है। अब ठरकी बुड्ढा भी तन मन की तृप्ति के बाद अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचने पर अनिल बोलता है, क्या बात है बाबूजी, सत्संग तो आज बहुत लंबा चल गया। फिर वो अपनी पत्नी से बोलता है, पुष्पा बाबूजी आ गए हैं, खाना लगा दो। पुष्पा बोलती है, बाबूजी खाना ले आए आपके लिए। तब बुड्ढा बोलता है, सत्संग में पेट और आत्मा दोनों तृप्त हो गई है, बहू अब तो बस एक लोटा पानी दे दे, उसी से काम चला लेंगे। इसके बाद बुड्ढा सोने के लिए चला जाता है। तभी उसे बाहर से एक लड़की की आवाज आने लग जाती है। दरअसल ये वही लड़की थी जिसकी वो हॉल में पिक्चर देख रहा था। वो बोलती है, क्या बात है अनिल के बाबूजी, आंख लग गई थी क्या? बुड्ढा बोलता है, मैडम जी आप यहाँ कैसे? तब वो लड़की बोलती है, मुझे स्वर्ग से भेजा है और कहा है जाओ अनिल की बाबूजी का रजाई बन जाओ। जिसके बाद बुड्ढा उस लड़की के साथ रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाता है। यहाँ पर हमें दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। तो दूसरी तरफ अनिल पुष्पा को झुकाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल बुड्ढा ये सब अपने सपने में देख रहा था और खाट को तोड़ रहा था। पुष्पा ये देखकर परेशान हो रही थी क्योंकि बाबूजी की खाट की आवाज उसके रूम तक पहुंच रही थी। अनिल बोलता है, क्या है कि बाबूजी की खटिया ना ढीली हो गई है, बाबूजी की तरह उसके भी सारे अंजर पंजर हिल गए हैं, जरा सा खांसते भी है ना तो आवाज करने लग जाती है वो। अब नेक्स्ट डे राजा को देविका की व्यथा की कहानी को सुनाते हुए दिखाया गया है। वो अपने मामा के साथ अकेला वहाँ रहा करता था और वहीं पर मामा राजा को डांट रहे होते हैं क्योंकि वो शादी नहीं कर रहा था। इसलिए मामा को काफी परेशानी भी होती है। मामा बोलते हैं, तू जल्दी से शादी कर ले, तेरी सर्दियाँ अच्छी कटेंगी और मेरे दिन भी। राजा बोलता है, मामा आपकी सर्दी का क्या, अगर आपको शादी की इतनी पड़ी है तो आप खुद ही क्यों नहीं कर लेते शादी? राजा बोलता है, मामा जब तक हमारी ये देविका की व्यथा की कहानी नहीं छपती हम तब तक शादी नहीं करेंगे। दूसरी तरफ हमें एक चने बेचने वाली को दिखाया जाता है जो कि बस में चने बेचती है और बस की सारी सवारी उसका काफी शिद्दत से इंतजार करती है। बुड्ढे भी उस चने बेचने वाली के दीवाने हो गए थे। उनमें से एक बुड्ढा बोलता है, रानी 10 रुपए के चने हमें भी दे दो। तब रानी बोलती है, चने तो मैं दे दूं बुड्ढे, लेकिन यही खाएगा या ऊपर लेके जाएगा? उस बस में हम राजा को भी देखते हैं। बस की सारी सवारियों का ध्यान तो केवल रानी चने बेचने वाली के ऊपर था, लेकिन रानी केवल राजा को ही देख रही थी, जैसे शायद उसके सपनों का राजकुमार मिल गया हो। कुछ देर बाद सब सवारी उतर जाती हैं। अब बस में केवल राजा और रानी ही बचे थे। रानी बोलती है, बाबूजी कुछ मदद तो कीजिए, ये पेटी उठवा दीजिए। राजा उसकी मदद करने लगता है। रानी बोलती है, बहती गंगा में सबने हाथ धो लिए, लेकिन बाबू आप सूखे के सूखे ही रहे। राजा बोलता है, मुझे सूखे रहना ही पसंद है। फिर रानी बोलती है, घर कैसा भी हो, अगर उसमें हलचल ना हो ना तो बस जाले ही जाले दिखाई देंगे। राजा उसकी बातों को समझ नहीं पा रहा था। यहाँ से राजा सीधा सारथी प्रिंटिंग प्रेस वाले मालिक के पास जाता है। दरअसल उसने जो बुक लिखी थी वो उसके बारे में कुछ बातचीत करने जाता है। तब प्रिंटिंग प्रेस मालिक उसकी हंसी मजाक उड़ाता है। वो ये भी बोलता है कि जो इसने किताब लिखी है ना वो मेडिकल की दुनिया में इन्वेंशन है, न्यू एनेस्थीसिया है वो। जब कोई सर्जन किसी मरीज का इलाज करेगा ना तो इसकी बुक उठा के दे देंगे, मरीज अपने आप ठीक हो जाएगा। पहले पेज में दिल बंद, दूसरे में दिमाग और तीसरे में आँख ही बंद हो जाएगी उसकी। तो राजा पूछता है, दुर्गा प्रसाद जी मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्या कहना चाहते हो? तब वो बोलता है, बेटा लिखना अगर इतना आसान होता ना तो 4 किताबें मैं अपनी छाप देता, राइटर हूँ मैं भी एक। वो बोलता है, कुछ अलग लिखो, मसाला डालो यार इसमें, तब जाके तुम्हारी किताब चलेगी। जनता को क्या चाहिए वो लिखो तुम। यहाँ से राजा अपने दोस्त गोपाल के पास जाता है और उससे बोलता है, यार वो प्रिंटिंग प्रेस वाला कह रहा है अपनी किताब में कुछ गरम मसाला डालो, तब जाके तुम्हारी किताब
बाजार में बिकनी शुरू होगी। गोपाल अच्छी तरह समझ जाता है और उसे बोलता है, चल आज मैं तुझे बताता हूँ कि मसाला किसे कहते हैं। जिसके बाद गोपाल राजा को उस पिक्चर थिएटर हॉल में ले जाता है जहाँ पर लोग अश्लील फिल्में देखा करते थे। शायद दुर्गा प्रसाद की नजर में मसाला इसी को कहा जाता था। गोपाल राजा को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राजा को गोपाल की एक भी बात समझ नहीं आती और वो थिएटर से बाहर आ जाता है। राजा बोलता है, तुम चाहते हो मैं ये गंध लिखूं? तब गोपाल बोलता है, ये गंध नहीं सुगंध है मेरे दोस्त, यही है मेरे दोस्त मसाला। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में यही तो तड़का लगाता है। राजा बोलता है, हम साहित्य लिखते हैं गोपाल, हम कोई सड़क छाप बाजारू ये गंध लिखने वाले नहीं है। फिर गोपाल राजा को बहुत समझाता है, जो दिखता है वही बिकता है और जो बिकता है ना वही मार्केट में चलता है। लेकिन राजा को गोपाल की कोई भी बात समझ नहीं आती और वो वहां से चला जाता है। फिर राजा गोपाल की सारी बातों को याद करता है। शायद गोपाल ये सब सच ही बोल रहा था। शायद मसाला इसी चीज को कहते हैं जहाँ पर राजा को उसकी कहानी मिल चुकी थी, खाली बस का सुहाना सफर, जहाँ हम रानी को देखते हैं। रानी की चाल और नशीली आंख देखकर हर कोई रानी का बस में इंतजार करने लगा था। बस में चने बेचने वाली रानी का इंतजार बस की हर सवारी किया करती थी, लेकिन उसकी खास मेहरबानी के फूल मुझ पर ही बरसे थे। मेरी नजर तो शराब की उस खुश नसीब बूंदों पर थी जो उसकी सुराही नुमा गले से होकर वहां तक जा रही थी, जहाँ की तो मैं केवल कल्पना ही कर सकता था। चलती बस ने भी हमें और करीब लाने की ठान ली थी। पहली बार रानी को मैंने इतने करीब से देखा और पहली बार हमारी सांसें टकराई, जिसके बाद हमें पता नहीं चला कि हम एक दूसरे में कैसे घुल मिल गए। हमने सफर के दौरान एक दूसरे का भरपूर साथ भी दिया, जिस साथ की रानी को जरूरत थी। बस के खाली होने का हमने पूरा लुत्फ उठाया। हमने बस की कोई भी सीट ऐसी खाली नहीं छोड़ी जिस पर हमारा कब्जा ना हुआ हो और हमने ना किया हो। यहाँ पर राजा ये कहानी प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को सुना रहा था और कहानी सुनकर वो भी घायल हो चुका था। जिस मसाले की बात उसने की थी, राजा ने आज वो मसाला अपनी उस किताब में भर दिया था। उस दिन वक्त मानो ठहर सा गया था, या तो ड्राइवर बाबू रास्ता भूल गए थे और सूरज ने भी ना उठने की कसम खा ली थी। वो दाल चावल परोसती गई और मैं बस खाता गया, कभी दाल ऊपर तो कभी चावल ऊपर। इस बुक के लिए दुर्गा प्रसाद राजा को अच्छी रकम देता है और उसका नामकरण भी कर देता है। उसका नाम राजा से हटाकर मस्तराम कर देता है। इसके बाद राजा वहाँ से जाने लगता है। दुर्गा प्रसाद बोलता है, राजे वैसे मस्तराम की अगली कहानी क्या होगी? मस्तराम बोलता है, वैसे अभी मिली नहीं है, मिलेगी तो लिख देंगे। राजा वहाँ से खुशी खुशी निकल जाता है। जिस सारथी प्रिंटिंग के मालिक ने उसकी बेइज्जती करके निकाला था, आज राजा ने वहाँ झंडे गाड़ दिए थे। राजा अपनी कहानी ढूंढने चल देता है। मार्केट में उसे एक सुंदर भाभी दिखाई देती है। शायद उसे उसकी नेक्स्ट कहानी मिल चुकी थी। तो दूसरी तरफ एक सुंदर लड़की मधु को दिखाया जाता है, जिससे राजा को एक तरफा प्यार हो जाता है। राजा हल्का सा मुस्कुराता है और हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।